हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु सोलंकी लर्निंग एम्पायर में आज फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था जुडिशरी जो चैप्टर है, चैप्टर 6 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 हम पढ़ चुके थे। उसमें हमने काफ़ी रोल्स पढ़े थे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है और बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी, डिस्कस की थी। तो अब हम लेकर आ रहे हैं पार्ट 2। अब इसमें हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर लागू होती हैं, किसके क्या राइट्स हैं, क्या आर्टिकल्स हैं, वो सारे हम चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे। स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। क्या स्ट्रक्चर होता है जुडिशरी का? बेसिकली हमारे मैंने जैसे अभी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, देन हाई कोर्ट होते हैं, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उसके बाद एक और कोर्ट है जो सबऑर्डिनेट कोर्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। इट डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन है तो उसको कोई फिर जवाबदेही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फिर सबसे ऊपर हो जाता है, उसने जो डिसीजन दे दिया वो फुल एंड फाइनल है। कैन ट्रांसफ़र जजेस ऑफ हाई कोर्ट, यानी ये चाहे तो जजेस को ट्रांसफ़र कर सकता है हाई कोर्ट के। कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इटसेल्फ, अपने पास से कोई भी केस जो है वो किसी भी कोर्ट को भेज सकता है कि ये केस आपके दायरे में आता है, आप इसे सुनिए। तो कैन ट्रांसफ़र केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, यानी ये चाहे तो एक हाई कोर्ट से दूसरे कोर्ट तक भी इसको भेज सकता है, केसेस को ट्रांसफ़र कर सकता है। ये इसके राइट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ पावर भी होती हैं। हाई कोर्ट, अब पढ़ेंगे हम हाई कोर्ट के बारे में। कैन हियर अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट, ये लोअर कोर्ट से जो अपील आती है उसको सुनता है, या फिर जो रिट्स आती हैं फंडामेंटल राइट्स के, अगर किसी का कोई जो भी फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन हो रहा है तो ऐसी कोई रिट आती है तो वो उसको भी सुनता है। कैन डील विद केसेस विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट, ये डील करता है स्टेट के जितने भी केसेस हैं उससे डील करता है। एक्सरसाइजेज सुपरिटेंशन एंड कंट्रोल ओवर कोर्ट बिलो इट, यानी इसका क्या है कि इसके अंडर जितने भी नीचे जो कोर्ट आते हैं तो ये उन सब में सुप्रीम है। तो जो लोअर कोर्ट्स होते हैं वो चाहें तो इसमें अपील कर सकते हैं, मतलब लोअर कोर्ट के जो केस होते हैं वो चाहें तो। अब कई बार क्या होता है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उसमें लगता है लोगों को कि वहाँ पर उनको उनकी जो सुनवाई है वो अच्छे से नहीं हुई, या फिर कई बार जो कोर्ट है वो खुद भी क्या करता है, केस लगता है कि थोड़ा हाई प्रोफाइल केस है तो वो उसको हाई कोर्ट में भेज देते हैं। उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डील विद केसेस अराइजिंग इन द डिस्ट्रिक्ट, यानी जो भी डिस्ट्रिक्ट में केस होंगे, जो भी बढ़ रहे हैं, वो उनसे डील करेगा। कंसीडर अपील ऑन डिसीजन गिवन बाय लोअर कोर्ट, यानी जो कंसीडर करता है ये अपील्स को जो लोअर कोर्ट्स में दी हैं। डिसाइड केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस, यानी ये बेसिकली क्रिमिनल केसेस जो होते हैं उसको उसमें इन्वॉल्व रहता है, उसमें ही जो है आगे की कार्रवाई करता है, उसी में ही अपने डिसीजन देता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट कंसिडर केसेस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल नेचर, यानी कि ये सिर्फ सिविल एंड क्रिमिनल नेचर के जो केसेस होते हैं उनको कंसिडर करता है। तो ये बेसिकली हमें समझ में आ गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्या रोल है, हाई कोर्ट में क्या अपील कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन से केसेस को डील करता है, एंड देन सबऑर्डिनेट कोर्ट किस केसेस को डील करता है। वैसे देखा जाए तो हमारे जो हाई कोर्ट है उसकी जो स्टैब्लिश जो हुआ था वो 1861 में हुआ था, और आज के टाइम में अभी तक तो 25 हाई कोर्ट हैं, आगे इसकी बढ़ने की संभावना है। नेक्स्ट देखेंगे जुरिस्डिक्शन ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बेसिकली इसमें चार चीज़ें आती हैं: ओरिजिनल सेटल, अपील, एडवाइजरी, रेट एंड स्पेशल पावर। तो ये सारी जो 3-4 चीज़ें हैं इसमें मेन इंपॉर्टेंट 3-4 चीज़ें हैं। बाकी जैसे स्पेशल पावर हो गई, ये थोड़ा एक्स्ट्राज में आ जाता है, बट मेन जो क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है वहाँ ओरिजिनल सेटल से पूछा जाता है, अपील से पूछा जाता है, या फिर रिट से पूछा जाता है। रिट एक डिफाइन में भी आ जाती है, ठीक है। तो एडवाइजरी तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि इसमें इससे रिलेटेड कई लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल सेटल्स क्या होता है? डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट एंड अमोंग स्टेट्स। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मीन्स केसेस दैट कैन बी डायरेक्टली कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट
विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट बिफोर दैट। यानी इसमें क्या होता है कि स्टेट और यूनियन में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको ये सॉल्व करता है, और उसमें लोअर कोर्ट में ये केस नहीं जाते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट ही जो होते हैं वो इसको डील करते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226 द सिटीजन कैन अप्रोच हाई कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यानी हमारे जितने भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उनका उल्लंघन कहीं पे हो रहा है, यानी उनको चोट पहुंच रही है, मतलब कि कोई भी उसको जैसे इक्वालिटी हो गया या फिर रिलीजन बेसिस हो गया, हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनका कहीं भी उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए वो अप्रोच कर सकते हैं। तो आर्टिकल 226 द सिटीजन कैन अप्रोच हाई कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, जो कि हमें आर्टिकल 32 के तहत हमें बताया भी गया, दिए हुए हैं हमारे कुछ फंडामेंटल जो राइट्स हैं जिनका अगर उल्लंघन हो रहा है तो आर्टिकल 226 के तहत उसको क्या कर सकते हैं, हम अप्रोच कर सकते हैं हाई कोर्ट में। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। अ पर्सन कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। बेसिकली क्या होता है, जैसे लोअर कोर्ट है, ठीक है, अगर लोअर कोर्ट्स में आपका लगता है कि आपको जो न्याय है वो नहीं मिला है तो आप हाई कोर्ट में अपील करते हैं। आपको लगता है हाई कोर्ट में भी आपको न्याय नहीं मिला तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। तो ये अपील का केसेस जो है वो बढ़ता रहता है, और ये लोअर कोर्ट से स्टार्ट हो जाता है। सिविल हो गया या क्रिमिनल केसेस हो गए या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हो गए, इन सब में होता है। तो ओरिजिनल सेटल्स क्या होता है, ये डिस्प्यूट होता है यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में, जो उसको सॉल्व किया जाता है, तो ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226 अगर किसी भी सिटीजन का कोई भी जो राइट्स है वो उसका उल्लंघन हो रहा है तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी जा सकता है, ठीक है। अपील में क्या होता है, लोअर कोर्ट से स्टार्ट हो जाते हैं कि अगर वहाँ पे उसको न्याय नहीं मिला तो वो अपने अपर जितने भी कोर्ट्स हैं उन सब में अपील करता जाता है। एडवाइजरी एडवाइजेज द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंट एंड लॉ। यानी कि जो एडवाइजेज है वो प्रेसिडेंट को कब दी जाती है, किस मैटर्स पे दी जाती है, जो पब्लिक इंपॉर्टेंस हैं और कानूनों के तहत उनको एडवाइजेस दी जाती हैं टाइम टू टाइम। रिट क्या होता है, ये एक लीगल ऑर्डर है टू डू और नॉट टू डू समथिंग गिवन बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। बेसिकली इसमें क्या होता है, एक ऑर्डर होता है, ठीक है, कि या तो ये करना है या ये नहीं करना है, ठीक है, जो गिवन होता है कोर्ट से। यानी कि अगर एक रिट आपके पास आती है कि आपको इस समय यहाँ पर हाजिर होना है, जैसे सम्मन आते हैं ना उस टाइप से, तो एक लीगल ऑर्डर होता है कि या तो आप, जैसे आपको बुलाया जा रहा है कोर्ट में पेश होने के लिए बोला जा रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें इलीगल चीज़ें आप कर रहे हैं उसे करने के लिए रोक लगाई जा रही है, तो वो होती है रिट। यानी एक लीगल ऑर्डर होता है, ये किसी भी रूप में हो सकता है। स्पेशल पावर कैन ग्रांट स्पेशल लीव टू एन अपील फ्रॉम एनी जजमेंट और मैटर पास बाय एनी कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कई बार क्या होता है कि ये स्पेशल पावर किसके लिए होता है, जैसे कि बेसिक कोई इंपॉर्टेंट केस है और उसका जजमेंट देना है, तो बेसिकली फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है उस केस को, चाहे वो हमारे इंडिया में कहीं का भी हो, ठीक है। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे आर्टिकल 137 एंड आर्टिकल 144। अब इसमें है क्या, बेसिकली आर्टिकल 137 द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस और ऑर्डर मेड बाय इट। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी भी जजमेंट पे अपना रिव्यू ले सकती है। रिव्यू मतलब वो देख सकती है कि प्रॉपर जो जजमेंट है वो दिया है या नहीं, ये इसके पास उसकी पावर है। आर्टिकल 144 में क्या है, all the authorities civil and judicial in the territory of India shall act in aid of the Supreme Court। बेसिकली आर्टिकल 144 के बारे में हम लॉकडाउन में भी काफ़ी बार सुन चुके होंगे, ठीक है। तो ये जो धारा है आर्टिकल 144, ये बेसिकली किसी इलाके में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, दंगा हो रहा है, दंगे फसाद हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो उस टाइम पे या कोई ऐसी सिचुएशन बहुत क्रूशियल स्टेज अगर आ जाती है, जैसे कि हमारे अब कोरोना की ही बात ले लीजिए, तो उस टाइम पे जब कुछ ऐसे जैसे हिंदू मुस्लिम झगड़े भी होते हैं तो उस टाइम पे भी इसको लगाया जाता है 144 को। बेसिकली ये पीस के लिए हमें इसको लगाते हैं,
ठीक है। तो इसे लगाने का मतलब अथॉरिटीज़ मिल जाती हैं सिविल एंड जुडिशियल, यानी अपने एरिया के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके पास ये अथॉरिटी हो जाती है जैसे एज अ एक्ट करने की, जो सुप्रीम कोर्ट करेगा। यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जो इसमें जो भी है राइट्स हैं, वो मतलब ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले उनके राइट्स को यूज़ करेंगे, बट होता ये है कि वो उनकी तरह एक्ट कर सकते हैं। अगर आर्टिकल 144 लगाए तो वो खुद पनिशमेंट दे सकते हैं। अब एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि डिस्प्यूट ले लीजिए, स्टेट ऑफ बिहार एंड यूनियन ऑफ इंडिया विल बी हियर्ड बाय 19 सितंबर 1969। याद रखिएगा, ये किसके अंदर सुना जाता है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। बेसिकली आपके बुक में मैच द फॉलोइंग में दिए हुए हैं, तो मैं इसका आपको क्लियर बता रही हूँ। जैसे किसी स्टेट में या यूनियन में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसका सॉल्यूशन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के द्वारा होता है। अपील फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ हरियाणा विल गो टू हाई कोर्ट। यानी अगर अपील करना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हरियाणा को, तो फिर वो कहाँ जाएगा? डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएगा। सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो है, इसका हेड कौन होता है? वो सुप्रीम कोर्ट होता है, यानी उससे रिलेटेड वो जो भी है फैसले लेता है। डिक्लेयरिंग अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही होता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है। बेसिकली होता क्या है इसमें? क्या है ना, अगर जो हमारे ऑर्गन्स है जैसे एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, अगर वो अपनी ड्यूटीज़ को ठीक से नहीं कर रहे हैं तो जुडिशरी को इन्वॉल्व होना पड़ता है उनकी एक्टिविटीज़ में। इट रेफर्स टू जुडिशियल रूलिंग दैट आर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन रेदर दैन ऑन एग्जिस्टिंग लॉ। यानी इसमें क्या होता है कि ये चाहे तो अपना पर्सनल जो ओपिनियन है वो ये दे सकता है। द डेफिनेशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म एंड द स्पेसिफिक डिसीजन दैट आर द एक्टिविस्ट आर controversial political issues. If executive and legislature fail to do their duties, judiciary involved in their activities. जुडिशियल एक्टिविज्म इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1979। यानी जुडिशियल एक्टिविज्म कब लागू हुआ था हमारे इंडिया में? 1979 में। तो इसमें क्या होता है कि अगर एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है वो अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने में फेल हो रहे हैं तो जुडिशियल एक्टिविज्म को स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या होता है कि जुडिशियल उसमें सीधे रूप से अपना जवाब मांग सकता है या अपना पर्सनल ओपिनियन उनको दे सकता है या फिर उसमें इंटरफेयर कर सकता है। तो ये इसके पास इसकी पावर हो जाती है और ये 1979 से हमारे इंडिया में आया है। फिर से समझा देती हूँ कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर जब अपनी ड्यूटीज़ को करने में फेल हो जाते हैं तो जुडिशरी जो इन्वॉल्व होता है इनकी एक्टिविटीज़ में, यही एक जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम से जाना जाता है और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1979 में। अब देखेंगे व्हाट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पिल क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता क्या है? ये जब पब्लिक के साथ कुछ ऐसा बुरा हो रहा है या कोई ऐसी स्थिति है, यानी वो बिल्कुल ऐसे एरिया में बिलोंग करते हैं कि वो अपना जो केस है वो नहीं लड़ सकते, तो उनके लिए ये पिल बनाया गया है। ठीक है, ताकि ये अपना आवाज़ है ये अपनी आवाज़ उठा सकें अपने मुद्दों के लिए। तो डिटेल में देखेंगे। Public interest litigation, India's judicial system allow any individual or group of people to initiate litigation by merely addressing a letter to a judge। यानी कि वो चाहें तो वो इनिशिएटिव ले सकते हैं, वो डायरेक्ट अपना केस दायर कर सकते हैं। Bill can be directly filed in the Supreme Court of India and High Court of India for matter related to public interest like road safety, politics, एनवायरमेंट, कंस्ट्रक्शन हैज़र्ड एक्सेट्रा। यानी ये चाहें तो डायरेक्ट हाई कोर्ट और ऐसे मामलों में डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। पिल इज़ एनश्रेन्ड इन आर्टिकल 39A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इसको ऐड किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39A के तहत। तो होप कि आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा कि पिल क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। इसका एक एग्जाम्पल है 1979, जो बहुत मतलब माना जाता है कि बहुत फेमस केस रहा है ये, हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार केस। इन दिसंबर 1979 कपिला हिंगोरनी filed a petition पता ना था, काइंड ऑफ लीगल लेटर, in regard to the condition of the prisoners detained in the Bihar jail whose suits were pending in court. The petition was filed under the name of the prisoner Husainara Khatun and the case was therefore named Husainara Khatun versus State of Bihar. तो करीब करीब अगर हम बात करें तो 40 साल पहले की बात है जब ये केस आया था और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया था इस मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया था और तभी से ये पिल का जो चलन है वो स्टार्ट हो गया था। तो इसमें क्या था कि जो जेल में जो 40,000 कैदियां जो बंद थे उनको फ़ौरन रिहा करने का आदेश दिया गया था, जो ये पिटीशन फाइल की गई थी इसके तहत। तो उनको आदेश दिया कि उनको फ़ौरन रिहा कर दिया जाए। जो जेल में 40,000 जो कैदी थे वो जो बंद थे उनको फ़ौरन रिहा करने का आदेश दिया गया। इस मामले के बाद से ही देश में जो जनहित याचिका यानी कि PIL, जिसको हम पिल भी बोल देते हैं, का चलन आया था। इसके बाद एक और पिल की अगर हम बात करें, PIL 9080, ये था हमारा सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इसका एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ही ये केस था। ऑन दिसंबर 20, 1979 the Supreme Court of India ruling in Sunil Batra versus Delhi administration recognized the urgent need of prison reform. Batra brought to notice an incident where a jail warden pasted a baton into the anus of prisoner. इस केस में बेसिकली ये भी काफ़ी फेमस केस रहा है। तो इसमें ये सुनने को मिला है काफ़ी कि उस टाइम पे जो जज थे VR कृष्णा अय्यर थे, ठीक है, उन्होंने काफ़ी अच्छा फैसला दिया था इसमें। और इसमें केस में यही था कि जो जेल वार्डन थी, तो जेल वार्डन जो थे वो क्या करते थे, उनके साथ मिसबिहेव करते थे, जो कि नहीं होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से जो कृष्णा अय्यर थे उन्होंने इसको क्या किया, इसमें ऐड किया कि जो हमारा आर्टिकल 19 है और 21 है उसके तहत जो ऑलरेडी गिरफ्तार है उसको हथकड़ी नहीं पहनानी चाहिए। यानी तो अगर देखा जाए तो ये इसका उल्लंघन किया जा रहा है आर्टिकल 19 एवं 21। तो इसको काफ़ी सुर्खियों में रहा था ये केस, अगर देखा जाए तो ये काफ़ी सुर्खियों में रहा था। और माना जाता है कि इसके बाद जो कृष्णा अय्यर थे या फिर इनके साथ साथ प्रेम शंकर शुक्ला के नाम से भी जो केस को जाना गया है, उसमें ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था कि अब आर्टिकल 19 एंड 20 का उल्लंघन नहीं होगा। ये दिशा निर्देश यानी कि जारी कर दिए गए थे। ये दो पिटीशन हैं, इनको बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि 1979 में बिहार केस था जो हुसैनारा खातून वर्सेस बिहार केस था, ये 1979 में हुआ था। 1918 में बत्रा केस था जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ही था, क्योंकि वहाँ पर जो जेल वार्डन थे उनका जो बिहेवियर था, मिसबिहेव कर रहे थे वो कैदियों के साथ, तो उनके लिए कुछ दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए गए थे। ऐसे ही जो बिहार केस था वो भी एक पिटीशन के थ्रू यानी स्टार्ट किया गया था, जो जेल में जितने भी जो 40,000 कैदी थे उनको रिहा कराने के लिए। तो ये दो PIL हैं जो लागू की उस टाइम पे स्टार्ट की गई थी। तो उसके बाद लोगों ने अब अपना PIL डालना स्टार्ट कर दिया है। तो इस चैप्टर का जो आगे का जो भी है रिव्यू, 2-3 टॉपिक इसमें रह गए हैं, वो हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। फॉर मोर अपडेट्स like our channel Learning Empire and press bell icon. Stay home, stay safe. Thank you.